नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी जुबानी साहित्य पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान के बारे में। वैसे तो गोदान के बारे में सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोगों को जानकारी है, मगर फिर भी आज हम इस उपन्यास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसकी कथा वस्तु, विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उपन्यास के बारे में बात करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ बात करते हैं। इस उपन्यास को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इनका जन्म सन 1880 में वाराणसी से लगभग 4-5 मील की दूरी पर स्थित लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता डाक मुंशी थे और 7 साल की उम्र में इनकी माता और 14 साल की उम्र में इनके पिता का देहावसान हो गया था। बचपन बहुत सी कठिनाइयों और संघर्षों में बीता, गरीबी में बीता। ट्यूशन करके इन्होंने किसी तरह से अपना गुजारा किया और स्कूल में अध्यापक की पदवी प्राप्त की। जीवन किसी तरह से चल रहा था, मगर यह वह दौर था जब भारत गुलाम था, पराधीन था। अंग्रेज़ों के साथ हमारा संघर्ष निरंतर चलता ही रहता था। सरकारी नौकरी को इन्होंने लात मारा और फिर वही संघर्ष दोबारा चालू हुआ रोटी का। कुछ समय खुद का संपादन किया हंस नामक पत्रिका का। कुछ समय और भी चीज़ें करने का प्रयास किया, मगर ज़्यादातर चीज़ों में इन्हें घाटा सहना पड़ा। अंततः कमाने के लिए, कमाई के ज़रिए के लिए ये बम्बई को प्रस्थान करते हैं और 1936 में बम्बई से लौटने के बाद इन्हें जलोदर नाम की बीमारी होती है। इनके प्राण लेकर कहीं छोड़ती है और 1936 में इनका देहावसान हो जाता है और ये दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद कई सारी कृतियाँ छोड़ के गए धरोहर के रूप में, जिनमें सबसे अग्रणी और सबसे ज़्यादा चर्चित उपन्यास गोदान ही है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत से उपन्यास हैं, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन आदि। कुछ मुख्य कहानियाँ जिनमें 2 बैलों की कथा, पूस की रात आदि आदि हैं। इनका संपूर्ण संकलन मानसरोवर के नाम से आता है, जिसमें इनकी सारी कृतियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए अब मूल विषय पर आते हैं, गोदान पर। मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत पुरानी किताब है मेरे पास, गोदान। यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें आपको सच्चे लहजे में ग्रामीण भारत और शोषित भारत देखने को मिलेगा। उपन्यास में सबसे मुख्य पात्र में हमें देखने को मिलेगा होरी राम, जिसका पूरा नाम है होरी महतो। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है धनिया। एक पुत्र है जिसका नाम है गोबर और 2 बेटियां हैं। उपन्यास के शुरू में हम देखते हैं होरी राम छोटा सा एक किसान है, 2-4 बीघे के आसपास उसकी खेती है। मुख्यतः ऊख की खेती होती है जहाँ वह रहता है वहाँ पे, और किसी तरह से गुजारा चलता है। ऐसे तो वो होता बहुत मेहनती है, दिन भर अपने काम पे लगा रहता है। पहले के जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, जो कर की व्यवस्था थी, जिस तरह से शोषण किया जाता था किसानों के साथ, गरीबों के साथ, यह उपन्यास हमें यह सारी कथा दिखाता है। सब हमारे आंखों के सामने तैरता है कि किस तरह से शोषण किया जाता था गरीबों का, किसानों का, मजबूरों का। और एक बार वो दलदल में फंसते थे तो निरंतर फंसते ही चले जाते थे। बहुत ही बुरा हाल उनका होता था। होरी राम जो कि किसान है, अच्छे स्वभाव का है, किसी का एक भी पैसा दबाना नहीं चाहता, उसको अपना पेट काट कर कहीं क्यों ना पूरा करना पड़े। उसकी पत्नी धनिया जो कि स्वभाव से बहुत तीखी है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करती है और हमेशा किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहती है। बेटा गोबर जो कि किशोरावस्था में है
और अभी गर्म खून है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहता, और उसका स्वभाव भी उसकी माता से मिलता जुलता ही है। होरीराम की 2 बेटियां हैं जो कि फ़िलहाल अभी बच्ची हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, होरीराम की हार्दिक इच्छा होती है कि खेती तो उसके पास है, ज़मीनें उसके पास हैं, घर है, परिवार है, मगर घर में गाय नहीं है। एक गाय यदि हो तो किसी भी किसान का घर सही मायने में घर लगता है। घर में दूध दही की कोई कमी नहीं होती है और खान पान अच्छे ढंग से चलता है, और गाय के दरवाजे पे बंधे होने से एक प्रतिष्ठा भी उसे मिलती है, एक सम्मान भी मिलता है। आज के समय में लोग गाय पालते नहीं हैं, मगर जिस समय पे गाय बंधी होती थी किसी के द्वार पर तो उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती थी। उसके मन में भी यह लालसा है कि उसके घर में भी एक गाय बंधी हो और गाय का सुख भी वह ले सके, मगर स्थिति परिस्थिति कुछ इस तरह से बन नहीं पाती है। सोचता कई बार है मगर पूरा नहीं हो पाता है। एक दिन वह घर से निकलता है, रास्ते में पड़ोस के गांव का एक मित्र उसे मिलता है जिसका नाम भोला महतो है। दोनों में कुछ बातचीत होती है और भोला महतो यह प्रस्ताव देता है कि उसके पास कई सारी गायें हैं जिनकी वह देख रेख अच्छे से नहीं कर पा रहा है। उनमें से एक गाय वह होरी को देता है और बदले में कुछ चारा लेकर के जाता है। अब गाय होरीराम के घर पे आती है, पूरे गांव भर में बात फैलती है कि होरी ने गाय ली है, बड़ी अच्छी गाय है, अच्छी नस्ल की है, खूब यश होता है। मगर होरी का किस्मत उसका साथ नहीं देता। उसका सगा भाई जो कि मन में उससे बैर रखता है, एक दिन गाय बाहर बंधी होती है और रात को वह गाय को कुछ नशीली वस्तु, कोई नशीली जड़ी खिला देता है जिससे गाय की मृत्यु हो जाती है, और यहीं से होरी का दुर्भाग्य चालू होता है। भोला महतो की एक विधवा बेटी होती है झुनिया, जिसे होरीराम के बेटे से प्रेम हो जाता है और वो दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। झुनिया का पाँव भारी हो जाता है और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। होरीराम की पत्नी अपने घर में झुनिया को सहारा देती है और यह बात भोला को रास नहीं आती है। इसी चीज़ से खफा होकर के, गुस्सा होकर के वह होरी के घर आता है और कहता है, या तो झुनिया को निकाल बाहर करो या मेरी गाय के दाम मुझे दे दो। घर की परिस्थिति कुछ ऐसी होती नहीं है कि होरीराम उसे उसके गाय का मूल्य दे सके या गाय ही वापस कर सके, चूँकि गाय तो मर चुकी है। भोला से उसका विवाद होता है। मामला पंचों में जाता है। दंड के रूप में होरी पर अच्छे खासे रुपयों का जुर्माना लगाया जाता है, जो उसके पास होते नहीं हैं। फिर कर्ज लेना पड़ता है, उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। बार बार कर्ज की रकम और बढ़ती ही जाती है, जिन्हें वो सही समय पे चुका नहीं पाता है और वो कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। फसलें होती हैं मगर सारी फसल कर्ज में जाती है, ब्याज में जाती है और राय साहब के कर में चली जाती है, लगान में चली जाती है। इसी व्यवस्था को, इन्हीं चीज़ों को मुख्यतः इस उपन्यास में दिखाया गया है। कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारे वाक्य होते हैं, मगर मुख्य रूप से आपको इसमें होरीराम की ही कथा देखने को मिलेगी। और ये हो गई ग्रामीण जीवन की कथा, और साथ ही इसके बिल्कुल समीप ही आपको साथ ही साथ चलती हुई कथा मिलेगी शहर की भी, राय साहब की भी। ठाकुरों ज़मींदारों की क्या मजबूरियां होती थी, क्यों वो इस तरह से लूटपाट किया करते थे। एक तरह से इसे आप लूटपाट ही कहेंगे, इतने भारी मात्रा में टैक्स कलेक्ट करना। तो यही आपको मुख्यतः इसमें देखने को मिलेगी। और कई कहानियाँ एक साथ इसमें चलती हैं, कई सारे पात्र हैं जो आप उपन्यास पढ़ेंगे तभी आपको सही मायने में समझ में आएगी। होरीराम पे बहुत कुछ बीतता है। 2 बेटियां होती हैं जिनका विवाह उन्हें करना होता है। गोबर जवान बेटा जो उसका होता है होरीराम का, वह भोला महतो की बेटी के साथ अंत में शहर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। होरीराम अकेला हो जाता है और फिर उसके पास कोई और
चारा बचता नहीं है, फिर कर्ज लेकर के ही बेटियों का विवाह किया जाता है। एक बेटी का विवाह किया जाता है, दूसरी बेटी का विवाह करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता है, घर भी गिरवी चला जाता है। अंत में प्रौढ़ आदमी के साथ छोटी बेटी का विवाह किया जाता है। उसके मन में यह लालसा अंततः लगी ही रह जाती है कि दरवाजे पर एक गाय होनी चाहिए, और इसलिए वह दिन रात मेहनत करने लगता है। उसके बैल बिक जाते हैं, ज़मीनें सारी चली जाती हैं, घर गिरवी चला जाता है, मगर लालसा ख़त्म नहीं होती। इसलिए वह दिन और रात मेहनत करता है। गांव में सड़क बनने की एक योजना आती है, जिसमें खुदाई का काम और ईंट पत्थरों की ढुलाई का काम उसे मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार वह चिलचिलाती धूप में वो काम रोज़ करता है, और घर आने के बाद रोज़ रस्सियाँ बांटने का काम करता है। और उसके मन में निरंतर यही बात चलती रहती है कि एक गाय लेनी है, एक गाय लेनी ही है। एक दिन वह काम पर जाता है, धूप उसे सहन नहीं होती है, लू का प्रचंड वेग उसे लगता है और वह धराशायी हो जाता है। भागी भागी धनिया आती है, उसे उठा करके वापस गांव ले जाया जाता है। होरी अचेत हो जाता है, उसके मन में सारी बातें चलने लगती हैं। जब वह बच्चा था, जब वह किशोर था, जब उसका विवाह हुआ था, सारी स्मृतियां उसे एक एक करके उसके मानसिक पटल पर उभरने लगती हैं। और दूर उसे एक गाय दिखाई देती है, ख्यालों में उसे गाय दिखाई देती है, और वह कहता है, देखो मैं गाय लेके आया हूँ, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में हमेशा दूध दही का अंबार रहेगा। यह मरने से पहले की झलक थी जो होरी देख रहा था। अब वो अचेत हो गया था और कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। धनिया पास आती है, आ करके उसके हाथ पैरों की मालिश करने लगती है। क्योंकि यह सब उसने पहले भी देखा था, कई सारे लोग उसकी आंखों के सामने गए थे, उसके कई सारे बच्चे भी मारे गए थे कुपोषण से, डॉक्टरों को ना बुला पाने के कारण। और आज भी उसकी स्थिति यही थी कि होरी जा रहा है, मगर वो डॉक्टर को नहीं बुला सकती क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं। धीरे धीरे करके होरी की सांसें जाती रहती हैं, और गांव के पंडित आते हैं, लोग आते हैं, और सबके मुंह से यही आवाज़ निकलती है कि गौदान करा दो, गौदान करा दो। हिंदुओं में यह एक प्रथा है कि गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौदान कराने से मृत्यु लोक के बाहर जहाँ आत्मा जाती है, वहाँ उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। धनिया के पास देने को कुछ होता तो है नहीं। रस्सी बेच करके कुछ पैसे वो लाई होती है, वो पैसे पंडित जी के हाथ में देते हुए कहती है, ना घर में बछिया है, ना गाय है, यही इनका गौदान है। और होरी के ठंडे हाथों में वो पैसे रख करके पंडित जी के हाथ में देती है और पछाड़ खा के गिर पड़ती है। यह कहानी कुठाराघात है, एक तमाचा है हमारे समाज के मुंह पर, कि वह किसान जो दिन रात मेहनत करता है, अपना पेट काटता है और सारे समाज को खाना देता है, सारे समाज की पूर्ति करता है इनकी, मगर वह भूखा सोता है। वह अच्छा पहन नहीं पाता, वह अच्छा ओढ़ नहीं पाता, वह गरीबी में रहता है, वह भूखे पेट रहता है और कर्ज के बोझ से दबा चला जाता है। यह कहानी 100 साल पहले की भी है, 400 साल पहले की भी है, 200 साल पहले की है, आज की भी है, और संभवतः यही स्थिति रही तो आने वाले 100 साल बाद की भी यही स्थिति होगी। इसमें कोई सुधार हमें देखने को नहीं मिला है। और इसी चीज़ पर कुठाराघात करता हुआ यह उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित, जिसका नाम है गौदान। हिंदी साहित्य में यह उपन्यास हमेशा अग्रणी रखा जाता है। उपन्यासों की अगर बात चले तो गौदान उसमें हमेशा ही अग्रणी आता है। तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, यह कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियोस भी मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लेकर के आता ही रहूं।